हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पता है जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड। आज हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं OH बॉन्ड की ब्रेकिंग के बेसिस पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विद मेटल्स बेसेस। मेटल्स के साथ या फिर बेसिस के साथ इनकी रिएक्टिविटी कैसे देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे बात करें किसी मेटल के साथ, लाइक अगर ये है CH3COOH, जब ये Na के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है, सिंपल सा मेटल है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है ये CH3COONA यानी कि सोडियम के एसीटेट का सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। इसके अलावा जब हम बेस की बात करते हैं तो लाइक NaOH के साथ अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा तो लाइकली जो अदर एसिडिक ग्रुप होते हैं उनके बिहाफ पे ये वर्क करता है और COONA के साथ यहाँ पे ये लिबरेट करता है वाटर। तो ये तो हो गया सिंपल सा CH3COOH जब मेटल्स के साथ या बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर यही सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या फिर सोडियम के कार्बोनेट के साथ, नॉट मैंडेटरी कि हम सोडियम की ही बात करें, कैल्शियम के कार्बोनेट भी हो सकते हैं या किसी अदर मेटेलिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो जो सॉल्ट कंटेंट बनेगा वो एज सच बनता है CH3COOH और प्लस में जब यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा NaHCO3 तो ये लिबरेट करते हैं। आपके पास जो सॉल्ट कंटेंट बनेगा ये CH3COONA तो बनेगा ही बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर एराइज करता है। तो ये रिएक्शंस देखने को मिलती हैं इन कंपाउंड्स के साथ और ये एक पर्टिकुलर एसिड का बिहेवियर होता है कि जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, जब बेस के साथ या एल्कलाइज के साथ रिएक्शन होगी तो OH ग्रुप कंबाइंड करके वाटर बनाएगा। और जब अब चूंकि एसिड है, सिंपल सा देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। और कार्बोनेट ग्रुप के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है। अब यहाँ पे तो क्लियर ये पता लग गया कि आपके पास कार्बोक्सिलेट ग्रुप यहाँ पे रिलीज होंगे। अब बात करते हैं अगर ये एसिड है तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम पानी में डालेंगे तो पानी में वो अपने आयनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। तो आइए इनके बारे में कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मल एसिड की तरह अगर हम यहाँ पे बात करें C एंड डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व कराते हैं प्रेजेंस एसिडिफाइड मीडियम की देखने को मिलती है। एसिडिफाइड मीडियम में जो वाटर के साथ ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है तो सिंपल क्या होता है, यहाँ से H+ आयन लिबरेट होते हैं और H+ आयन चूंकि ये है क्या वाटर, और जब वाटर है तो H+ लिबरेट करके यहाँ पे जाएगा और जब यहाँ पे जाएगा तो ये किस में कन्वर्जन हो जाएगा H3O+, या डायरेक्टली मेंशन कर सकते थे वाटर की बजाय ये H+ आयन लिबरेट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेगा, तभी ये प्रूव्ड करेगा कि ये है आपका एसिड। और जब फर्दर इसकी बात करते हैं तो ये जो आपका आयन बचा हुआ है ये होता है RCOO-, खुद एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और एसीटेट आयन जो होते हैं ये सिंप्लीफाइड की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन और O निकल के गया तो इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा और इधर R ग्रुप आपका अटैच देखने को मिलेगा। ये इसी पैटर्न पे नहीं रुकता है, यहाँ से देखने को मिलता है चूंकि इसके जो डबल बॉन्ड हैं ये कार्बन की तरफ शिफ्ट कर दिए जाते हैं और चूंकि इसके निगेटिव आयन हैं
तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो कार्बन ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस माइनस की वजह से आ जाता है और ये आर ग्रुप। तो ये जो कंपोजिशन देखने को मिलता है ये एसीटेट आयन का होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए कंबाइंड फॉर्म में इनको इस तरह से लिखा जाता है सी सिंगल बॉन्ड O और इधर O और इसके बीच में हम डॉटेड लाइन से इसको इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शोन करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो इनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे के इक्विलिब्रियम की, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोनियम आयन बना हुआ है, साथ में RCOO माइनस आपके पास एसीटेट आयंस हैं और इधर क्या है आपके पास CH3 या R के साथ मेंशन करें तो ये COOH R के साथ है और साथ में वाटर। तो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। लेकिन अगर यहीं पे बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड के लिए, तो चूंकि हम यहाँ पे काउंटिंग की बात करें तो चूंकि सेम मीडियम वाटर का प्रेजेंट होता है तो वाटर की यहाँ पे काउंटिंग एबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। तो जब हम Ka की बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड के रेस्पेक्ट में, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाएगा, H3O प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन RCOO माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन RCOOH, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का कंसंट्रेशन। अब ये जो Ka की वैल्यू है इसी के रिस्पेक्ट में हम आइडेंटिफाई करते हैं एक और डेटा जिसको बोलते हैं हम pKa। ये होती है निगेटिव लॉगरिथ्म ऑफ Ka। जैसे हम pH की वैल्यू कैलकुलेट करते थे तो pH क्या होता था, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। उसी तरह से यहाँ पे हम बात करेंगे निगेटिव लॉग ऑफ Ka इक्वल हो जाएगा pKa के। तो जो Ka होता है, Ka आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ शोन करता है, जबकि जो Ka का pKa वैल्यू है ये आपके जस्ट अपोजिट होती है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ के जस्ट अपोजिट आपको दिखेगी pKa की वैल्यू। pKa की वैल्यू काउंट करना आसान होता है, इसी वजह से हम pKa का जिक्र करते हैं, अदरवाइज हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये आपका न्यूमेरिक डेटा आता है। इसके बिहाफ पे अगर हम बात करें तो pKa की वैल्यू 1 तक, एक से कम, जितना ज़्यादा pKa की वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी कंपाउंड की। तो अगर pKa की वैल्यू 1 से कम होती है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर यही 1 से लेके 5 के बीच में होती है pKa की वैल्यू तो ये लेस स्ट्रॉन्ग, या यूं कह सकते हैं कि वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड मतलब बहुत ज़्यादा वीक नहीं, हाँ कॉमन पैटर्न पे देखने को मिलते हैं लेस स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर हम बात करें मोर देन 5, अगर 5 से ज़्यादा pKa की वैल्यू है तो वो वीकर एसिड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। जैसे कि कार्बोनिक एसिड की अगर हम बात करें तो उसका जो pKa की वैल्यू होती है वो 5 से काफ़ी कम देखने को मिलती है। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन की अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है कंपैरिजन टू द फिनॉल, जैसे अभी हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े थे उन सब में जितने भी कंपाउंड जैसे एसिड्स हमने पढ़े थे फिनॉल में और अल्कोहल में, यहाँ पे जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक एसिड स्मॉल कंपाउंड है वो ऑलरेडी लेस स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अब इनके कंपैरिजन में जितने कंपाउंड अभी तक पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही कार्बोक्सिलिक एसिड आपका देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि जो ये तो हिस्सा हो गया आपका pKa के रिस्पेक्ट में वैल्यू कैलकुलेशन और कुछ न्यूमेरिक डेटा। हालांकि न्यूमेरिक डेटा हमसे कभी पूछा नहीं गया है अभी तक, इनके जो भी कंपैरिजन पूछे गए हैं वो कंपाउंड्स के बेसिस पे पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि फिनॉल और कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्पेशलिटी होती है, यानी कि अगर हम बात करें RCOO माइनस के कंपैरिजन में ये O जो ग्रुप होता है O माइनस, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो जो निगेटिव आयन होता है ये प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन के साथ, और इसकी जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसकी
दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, मोर स्टेबलाइजेशन फॉर्म करती हैं, मोर स्टेबल होती हैं, और ये माइनस जो नेगेटिव आयन है वो O माइनस ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। इसी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक इफेक्ट शोन करता है कंपैरिजन टू द फिनॉक्साइड आयन। इसका जो माइनस होता है ये कार्बन के साथ रिप्रेजेंट होता है, इसका नेगेटिव जो आयन होते हैं ये कार्बन के साथ प्रेजेंट होते हैं। ये रेजोनेंस तो शोन करता है, लेकिन कार्बोक्सिलेट जो होता है वो फिनॉक्साइड आयन के कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनाता है। इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है और ये कम स्टेबल देखने को मिलता है। यही पे बात करें, अब तो ये तो क्लियर हो गया कि कार्बोक्सिलेट आयंस जो होंगे ये ज़्यादा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इनके जो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर होते हैं वो किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहचानने के कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एक आपके पास होता है EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, पॉजिटिव आयंस कैरी करते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें R ग्रुप की या OR की, तो ये एल्किल ग्रुप या ईथर ग्रुप, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बोक्सिलेट आयन के साथ लगे होते हैं तो इनकी जो आयनिक स्टेबिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं, और उनके रिडक्शन की वजह से देखने को मिलता है इसकी जितनी भी, अब ये R ग्रुप है, इसके साथ अगर कार्बन चेन बढ़ाते जाएंगे तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि सिर्फ रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं डालते हैं, ये साथ में इंडक्टिव इफेक्ट भी काज करते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ होती है एसिड की वो कम होती जाती है। तो EDG ग्रुप जब जुड़ेंगे, ये एग्जाम्पल होते हैं इनके, जैसे जैसे ये जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाती है। लेकिन उसी के कंपेरेटिवली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, ये ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की एबिलिटी रखते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करें NO2 की या फिर X की या फिर COOH की या HSO3 की, तो ये सारे ग्रुप अगर अटैच हैं, X का मतलब हैलोजेंस, हैलोजेंस में भी ऑर्डर पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पे बात करते हैं फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की, ये स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन बनता है आपका, ये फॉलोअप देखने को मिलता है। इसके अलावा माइनस में साइनाइड ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंस हो सकता है। इन ग्रुप्स की जब प्रेजेंस देखने को मिलती है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। ये आपकी जो स्टेबिलिटी होती है कंपाउंड की, इसकी कार्बोक्सिलेट आयन की, उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, और इसकी वजह से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के पैटर्न का इन्हीं के बिहाफ पे एक ऑर्डर मेंशन किया जाता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कार्बोक्सिलेट आयन के साथ, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का आएगा, और वहाँ पे माइनस में इंडक्टिव इफेक्ट भी शोन होता है। इसकी वजह से फिनाइल ग्रुप सबसे लोवेस्ट पोर्शन में रखा जाता है। फिर हैलोजन सीरीज आती हैं, ये इसमें सबसे ज़्यादा आई से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज़्यादा स्ट्रेंथ क्लोरीन कैरी करेगा, और क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा साइनाइड आयन, और साइनाइड से ज़्यादा आपका नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप से भी ज़्यादा NO2 ग्रुप ही लगता है फंक्शनल ग्रुप के साथ। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा वो होता है कार्बन के साथ ट्राईफ्लोराइड, CF3। ये कार्बन ट्राईफ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माना जाता है जब फ्लोरीड के साथ ये ग्रुप लगा होता है। जैसे ये कंपाउंड है CF3COOH, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड गिना जाता है। अब इन्हीं कंपोनेंट के बिहाफ पे एक टेबल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, जो पैटर्न फॉलो होती है इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के पैटर्न को। देखिएगा जरा, इसी सीरीज के बिहाफ पे ये कंपाउंड्स मेंशन किए गए हैं। जैसे सबसे पहले अभी हमने ये कंपाउंड जिक्र किया CF3COOH, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक ग्रुप ये होता है। इसके बाद अगला कंपाउंड मेंशन किया गया है CCl3COOH, यानी कि फ्लोरीन के बाद ट्राईक्लोरो ग्रुप आ जाता है, फिर डाईक्लोरो ग्रुप है, इसके बाद देखिएगा NO2 ग्रुप आ जाता है।
जो अभी चेन में पढ़ा था। CF3 के बाद नाइट्रो ग्रुप था, नाइट्रो ग्रुप के साथ फिर NC ग्रुप यानी कि साइनाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। उसके बाद फिर से फ्लोरीन के अब सिंगल यूनिट है, हेलोजन सीरीज आ गई, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन और एटलीस्ट आयोडीन। आयोडीन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि इससे बहुत कम कंपाउंड बनते हैं, बट हाँ बीच में यहाँ पे आयोडीन आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। अब इनकी अगर प्रेजेंस नहीं होगी तो हाइड्रोजन HCOH कार्बोक्सिलेट आयन के साथ लगेगा, इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिका यानी एंट में पाया जाता है। ये भी इन कंपैरिजन टू द एसिटिक एसिड या हायर कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद क्लोरीन के साथ 3 कार्बन की चेन, फिर फिनाइल ग्रुप यहाँ पे C6H5COOH है, इससे भी कम देखने को मिलता है जब फिनाइल ग्रुप के साथ बेंजाइल कार्बोक्सिलेट आयन लग जाते हैं। इसके अलावा जब फिर से मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंस है, नेक्स्ट इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जैसे जैसे यहाँ पे चेन बढ़ती जाती है उसी हिसाब से यहाँ पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप का एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो आपका घटता जाता है। तो उम्मीद है ये जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है अच्छे से समझ में आया होगा। ऑर्डर इनका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन पूछा जाता है जैसे ऑक्सलेट का और फिनॉल का, और इनकी चेन के बिहाफ पे ऑर्डर पैटर्न आपका MCQ में भी मिल सकता है और कंपाउंड्स में भी, तो इनको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट में आगे कि अगर विनाइल या फेनिल ग्रुप लगता है तो विनाइल ग्रुप के कंपैरिजन में जो विनाइल ग्रुप होता है, विनाइल ग्रुप लगने की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। कैसे देखिए जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ COOH ग्रुप अगर लगता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं COOH, इसको अगर ओपन करके लिखें तो यहाँ पे देखने को मिलता है CH2 डबल बॉन्ड के साथ ये स्ट्रक्चर CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड OOH, ये फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शोन करती है। इसका जो डबल बॉन्ड है इस पोजीशन पे ट्रांसमिट किया जाता है, तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाती है, और इसका जो बॉन्ड होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव करा देता है, जिसकी वजह से इनके जो बॉन्ड्स सेटिस्फाइड हो जाते हैं और यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं, CH2 प्लस के साथ हो जाता है और ये CH2 डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर आ जाती है कार्बन की, ये C और O माइनस के साथ शोन किया जाने लगता है और यहाँ पे OH आयन एज सच प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ आपके पास स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इनकी वजह से अब देखिए O पे ही माइनस ग्रुप आ रहा है, इसकी वजह से देखने को मिलता है कि ये आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक इसी पैटर्न पे अगर हम बात करें फिनाइल ग्रुप के साथ, जैसे ये है हमारे पास COOH, अब इस बेंजीन रिंग पे अगर हम इसी COOH के साथ इधर अटैच कर दें नाइट्रो ग्रुप NO2, तो NO2 ग्रुप क्या होता है, इसका NO2 ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे अटैच कर दें हैं हम OCH3 मिथॉक्सी कार्बोक्सिलेट के साथ, तो COO, ये अब देखिए यहाँ पे ये है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा है, डायरेक्ट फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी अपनी खुद की एसिडिक स्ट्रेंथ तो होगी ही क्योंकि क्या है, बेंजोइक एसिड है। अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये इसका इसके साथ रिलेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर ऑर्डर की बात करें तो ये ग्रुप जैसे ही लगता है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, जबकि ये ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। जब तक नहीं लगा था तो ये इंटरमीडिएट होगा। अगर pKa का ऑर्डर बात करें तो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये ऑर्डर्स फॉलो होते हैं, ये इनका पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं हम इनके केमिकल चेंजेस, जिसमें हम बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे थे अभी तक। इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O और H यानी कि OH बॉन्ड ब्रेकिंग की। अब हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि OH ग्रुप को डिस्प्लेस किया जाता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड्स के प्रिपरेशन किए जाते हैं। एनहाइड्राइड्स अभी हम प्रिपरेशन मेथड में और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कई जगहों पे हमने इसका जिक्र किया था। एसाइल ग्रुप और एनहाइड्राइड ग्रुप की प्रेजेंस में कैसे कंपाउंड्स बनते हैं। अब यहीं पे बात करते हैं कि ये बनाए कैसे जाते हैं एक्चुअली। तो ये बनाए कुछ इस तरह से जाते हैं।
CH3 C डबल बॉन्ड O OH और साथ में इधर OH C डबल बॉन्ड O CH3। क्या हो गया, ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दोनों क्या है, एसिडिक एसिड प्लस एसिडिक एसिड। बट प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलती है आपको, प्रेजेंस H2SO4 कंसंट्रेटेड मीडियम में या फिर P2O5 कंसंट्रेटेड मीडियम में प्रेजेंट होता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देखने को मिलती है। इसकी वजह से यहाँ पे लिबरेट होते हैं वाटर। अब वाटर लिबरेट होंगे तो वाटर अगर यहाँ से OH जा रहा है तो यहाँ से H लिबरेट होगा, और जब ये प्रोसेस होगी तो यहाँ पे कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखता है, CH3 C डबल बॉन्ड O O, क्योंकि यहाँ से गया H। अब एक बॉन्ड यहाँ पे खाली है, यहाँ से जब OH गया तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड खाली है, और जब वो बॉन्ड खाली जुड़ेगा तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। इसको बोलते हैं हम एसिडिक एनहाइड्राइड। ये CH3CO होल ट्वाइज O के साथ भी लिखा जाता है। तो इस तरह से एनहाइड्राइड्स के प्रिपरेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अगली स्टेप्स ईस्ट्रीफिकेशन की। ईस्ट्रीफिकेशन बहुत ही आसान सी प्रोसेस होती है, इसको हम एल्कोहल्स में पढ़ चुके हैं। ईस्ट्रीफिकेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। फॉर्मेशन ईस्टर ग्रुप का कर रहे हैं, और ईस्टर ग्रुप कुछ अजूबा नहीं, RCOOR-। अगर ये बनाना है तो हम यहाँ पे RCOOH के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं R-OH। जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग हों, सिमिलर हो सकते हैं। इसका हम यहाँ पे H+ के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं। डिहाइड्रेशन केस देखने को मिलता है, यहाँ से H और यहाँ से OH लिबरेट होता है और यह बन जाता है RCOOR- और साथ में H2O लिबरेट हो जाता है। इससे लेने देना नहीं है, ये हमारे पास ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम इसको इस पैटर्न पे पढ़ने जा रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म के बारे में, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ईस्ट्रीफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्ट्रीफिकेशन ऑफ अल्कोहल के नाम से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रिएक्शन होती है, क्योंकि इसका स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म क्या होता है वो कई बार पूछा गया है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। स्टेप्स ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान से स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप होता है इसका प्रोटीनेशन। प्रोटीनेशन कराएंगे, यानी कि RCO डबल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप यहाँ पे अटैच किया जाएगा। अब इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं लोन पेयर। लोन पेयर ग्रुप है, तो यहाँ पे जब हम H+ आयन यानी कि प्रोटीनेशन कराएंगे पहले स्टेप में, प्रोटीनेशन की कंडीशंस में देखने को मिलेगा आपको ये ऑलरेडी RCOH ग्रुप प्रेजेंट ही था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ H+ आयन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये आपके पास एक कंपाउंड बनेगा। अब जब इस पे फर्दर R-OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप अटैच किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये अटैच करेंगे यहाँ पे एटम की तरफ, और ये एटम को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। R एंड C OH ग्रुप हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं अभी डबल बॉन्ड O के साथ। यहाँ पे जो आपके पास डबल बॉन्ड O+ एंड H एज सच था, यहाँ पे O आके अटैच हो जाएगा, और O के साथ जो ग्रुप अटैच होगा वो कौन सा होगा, इस पे H और साथ में R-, ये पॉजिटिव आयन के साथ आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास कंपाउंड देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस, और आयंस कौन से, H+ आयंस। H+ आयन का एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। यहाँ से जो H+ डिस्प्लेस करके इधर की तरफ भेज दिया जाता है, इसके पास H+ आयन आ जाते हैं RC डबल बॉन्ड O के साथ, यहाँ पे जो H+ है पॉजिटिव आयन, अब चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, यहाँ से आके अटैच हो जाता है यहाँ पे H, और O जो ग्रुप था ये OH, H इधर से और H+, ये हिस्सा आपका वाटर होता है। डिहाइड्रेशन कराया जाता है इसका, तो यहाँ से वाटर आपका लिबरेट हो जाता है, और ये O और R, अब ये अभी R- ही है, यहाँ पे चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अब इस ग्रुप का जो कंपाउंड बनेगा अगले स्टेप में, यहाँ पे सबसे पहले जब हम इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो ये ग्रुप जो होगा आपके पास C डबल बॉन्ड OH+ के साथ ये प्रेजेंट था, और OR-। अब अगले स्टेप में जब हम इसका कराएंगे क्या, डीप्रोटीनेशन, ये स्टेप होगा, तो यहाँ से H+ आयन लिबरेट हो जाएगा, यहाँ से वाटर लिबरेट हुए थे। H+ आयन जब लिबरेट हो जाएगा यहाँ से, तो अब ये जो कंपाउंड था RCO
ऑलरेडी ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे रह जाएगा और O के साथ R डैश, ये आपके पास जो ईस्टर बनते हैं बन के तैयार हो जाएंगे। ये स्टेप्स आपके मैकेनिज्म के होते हैं। मैकेनिज्म के स्टेप्स आपकी बुक में भी मेंशन होंगे। स्टेप बाय स्टेप हो सकता है आपकी बुक में अलग अलग, स्टेप 1 पहले प्रोटेनेशन, फिर अल्कोहल के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड देन डिस्प्लेसमेंट या रिमूवल ऑफ वाटर, और उसके बाद डीप्रोटेनेशन हो। तो स्टेप बाय स्टेप भी मेंशन कर सकते हैं, या अगर डायरेक्टली आप इस तरह से याद रख सकते हैं स्टेप्स तो इनको मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद है इतना हिस्सा अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इनके केमिकल रिएक्शन विद द PCl5, PCl3 एंड थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ। ये सारी की सारी रिएक्शन हम अल्कोहल में पढ़ चुके हैं। कैसे होती है ये? C डबल बॉन्ड OOH R के साथ जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, सबसे पहले PCl5 के साथ, फिर PCl3 के साथ और फिर SOCl2 के साथ। तीनों एक साथ पढ़िएगा। हम यहाँ पे एक ही बार कंपाउंड लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी यही कंपाउंड है, यहाँ पे भी यही कंपाउंड है। और जब रिएक्शन होती है तो सबसे पहले जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा R C डबल बॉन्ड O, और OH ग्रुप की जगह पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाता है? हमेशा Cl ग्रुप आ जाता है। तो यानी कि ये फॉर्मेशन हो जाते हैं एसिटाइल ग्रुप के, यानी कि एसाइल ग्रुप। यहाँ पे भी वही देखने को मिलेगा, R C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पे भी R C डबल बॉन्ड O Cl। इसके साथ यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में HCl गैस लिबरेट होती है। PCl3 की जब बात करते हैं तो यहाँ H3PO3 फास्फोरस एसिड फॉर्म होता है, और इसके साथ अगर हम बात करें तो PCl3 एज सच लिबरेट होता है। इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल लिबरेट होते हैं, पर मेन प्रोडक्ट जो हमारे पास ये होता है एसाइल के क्लोराइड्स, ये आपके बन के तैयार होते हैं क्योंकि OH ग्रुप डिस्प्लेस कर देते हैं। ये तीनों रिएजेंट्स याद रखिएगा, ये हमेशा सिर्फ OH ग्रुप को डिस्प्लेस करते हैं। इसी वजह से अल्कोहल से जब हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे थे तो भी यही कंडीशन वहाँ पे रिएक्शन मेंशन की गई थी। सारी की सारी सिर्फ OH ग्रुप को हटा के ये Cl लगाते हैं। तो ये रिएक्शन याद रखिएगा। अब यहाँ पे भी जो थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये रिएक्शन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसाइल क्लोराइड को ऑब्टेन कराती है। सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैसियस फेज में होते हैं, इस वजह से ये लिबरेट हो जाते हैं, तो ये इसका प्योरेस्ट फॉर्म मिल जाता है। जबकि ये सारे कंपाउंड डिजॉल्व स्टेट में पाए जाते हैं तो इनको अलग से हमें प्योरिफिकेशन कराना पड़ता है। तो ये तो हो गई कुछ कॉमन पैटर्न्स। अब आगे की जो रिएक्शंस हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो हो सकता है ज़्यादा लंबा हो जा रहा हो। एक छोटा सा हिस्सा और बचा हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम कुछ कॉमन रिएक्शंस अभी बची हुई हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे, और साथ ही साथ इन रिएक्शन के यूजेस और जो कंपाउंड्स अभी तक हमें पढ़े हैं उनके यूजेस भी मेंशन करेंगे। इतने हिस्से में अगर किसी तरह की कोई संदेह है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, या डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी आप चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।